हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज जो है हम क्लास 10th की शुरुआत करने वाले हैं विथ आवर इकोनॉमिक्स, है ना। चैप्टर 1 डेवलपमेंट। अब क्लास 10th में एमपी बोर्ड के हिसाब से या एनसीईआरटी वाइज हम क्वेश्चन आंसर वाइज को कवर करेंगे, ताकि बोर्ड में आपको ये भी पता रहे कि ये टॉपिक क्या होता है और उसका एक आंसर कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको रेडीमेड आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना हो। और यकीन मानो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, जो हम पढ़ने वाले हैं, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड से आउट नहीं जाने वाला है। तो बस आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है, आपने वर्ड सुना होगा, है ना, विकास, है ना, उसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो आज हम ये समझेंगे कि ये डेवलपमेंट या विकास होता क्या है। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझना हो, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में हमें समझना हो, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेवलपमेंट के बारे में हमें अगर समझना हो तो डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। तो डेवलपमेंट के लिए आप चाहो तो बेसिकली तीन चीज़ आप याद रख सकते हो। पहला, इनकम, यानी कि लोगों की आय कितनी है। ठीक है, दूसरा, और तीसरा, जो अगर आप देखो, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, तो दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लोगों का जीवन स्तर। अभी क्या होता है समझेंगे इसको भी, जीवन स्तर कैसा है। और बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स मतलब कुछ जरूरतें, है ना, कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें तो बहुत होती है, महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वो। ये तीन चीज अगर किसी को मिल रही है, क्या बोला मैंने, आय, लोगों का जीवन स्तर और बेसिक नीड्स, जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है, जैसे कि 2020 में आप जो है साल भर के 2 लाख कमा रहे थे। ठीक है, 2026 के आते आते आपकी जो इनकम है वो बढ़कर हो गई 5 लाख। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर एक ही है। दूसरा, आप पहले 2020 में कच्चे मकान में रहते थे, है ना, और जो यूज करने वाले सामान थे घर में वो भी सस्ते थे। लेकिन 2026 में एक तो मकान पक्का हो गया, अब लिखेंगे हम पक्का मकान, और जो सामान आप यूज कर रहे हो वो भी महंगे हो गए हैं। ठीक है, और क्या, थर्ड हम बात करें तो 2020 तक आप जो है हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है, एजुकेशन मिल ही नहीं रही थी। लेकिन 2026 पे क्या हुआ कि आप महंगे हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, आपके पास पैसा आ चुका है, आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है ना, अच्छा न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशन लिख दिया मैंने, न्यूट्रिशियस जो फूड है उसको भी अफोर्ड कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि यार ये तीन चीजें अगर हम देखें, तीन चीजें क्या क्या है, इनकम बढ़ी, ठीक है बढ़ी, 2020 में 2 लाख थी, अब बढ़कर 5 लाख हो गई, ओके। दूसरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब पहले हम सस्ता सामान यूज कर रहे थे, अब हम महंगा सामान यूज करने लगे, मतलब लोग, हमारा जो जीवन जीने का जो स्तर है ना, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूवमेंट मिला, बिल्कुल मिला। फिर बेसिक नीड, है ना, कुछ अगर हम इंसान के तौर पर इस दुनिया में रह रहे हैं तो कुछ जरूरतें होती है।
सीधी बात है, सिंपल बात है, सीधी सी बात है बेटा। हो सकता है हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाए, हमें बुखार आ गया, हमें मान लो सर्दी खांसी हो गया, हमें मान लो कुछ भी होगी बीमारी, तो कम से कम हॉस्पिटल तो अवेलेबल हो हमारे लिए, हम उसको अफोर्ड कर पाए। ये तो बेसिक चीज़ें होती है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बीमारी तो सबको होती है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई हॉस्पिटल वाली सुविधा हमें हम जो है अफोर्ड करनी चाहिए। शिक्षा, शिक्षा भी जो है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको मिलनी चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरतें होती है, जैसे कि घर रहना, साफ सुथरा खाना पानी होना चाहिए, पीने का जो पानी है वो साफ होना चाहिए। हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़ सुनी थी ना कि पीने का पानी के कारण जो गंदा था लोगों की मौत हो गई। तो ये वो चीज़ें होती है जो हमें जिंदा रहना है तो कम से कम चाहिए ही होगी। तो उसको हम बोलते हैं बेसिक ज़रूरतें, कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये मिल पा रही है तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस, ये डेवलपमेंट हो चुका है। तो देखो पहले हम अगर देखें तो 2020 में है ना कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं थी, 2026 में ये चीज़ें जो है बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। तो आई होप हमने समझा होगा कि डेवलपमेंट होता गया है। ठीक है, अब हम डेवलपमेंट की ओर बढ़े, जो लिखा हुआ पढ़े। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है क्योंकि इतना आसान नहीं है, जटिल है। दैट इंक्लूड एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, बट ये मान के चलो अभी कि लोगों की इनकम बढ़ती है ना। पर कैपिटा इनकम मान के चलो कि हर लोगों की, प्रत्येक व्यक्ति की आय का बढ़ना। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जीवन जीने की जो क्वालिटी है उसमें सुधार होना। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक जो नीड्स होती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ है ना, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, अच्छा पानी हो गया, ठीक ठाक खाना हो गया। तो ये जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती है, ये अगर मिल पा रही है तो उसी को जो है हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। आया समझ में बेटा? तो ये तो हमने समझ लिया कि डेवलपमेंट होता है। फिर मुझे एक आपको समझाना है, क्या सभी के लिए डेवलपमेंट एक ही होता है ना? क्या समझोगे आप? क्या सभी के लिए जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा है? बताइए, आप सोचो जरा। क्या मेरे लिए भी डेवलपमेंट का मतलब वही होगा? क्या आपके लिए भी डेवलपमेंट का मतलब वही होगा? क्या किसी और के लिए भी डेवलपमेंट का मतलब वही होगा? हाँ तो बताओ कैसे, और ना तो सोचो कैसे। अगर मैं बोलूं कि सभी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है बेटा, अलग अलग होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। सोचो एक गांव है, क्या बोला मैंने? एक गांव है, उस गांव में मजदूर भी हैं, मजबूर नहीं मजदूर, मजबूर ही है मजदूर, और बड़े किसान भी हैं, होते ही हैं, बड़े किसान भी है, मजदूर भी है। अब एक मजदूर के लिए जो डेवलपमेंट है, हम समझ रहे हैं डेवलपमेंट को, याद रहे, हम किसको समझ रहे हैं? डेवलपमेंट को। मजदूर के लिए डेवलपमेंट मतलब क्या है? मजदूर सोचता हो कि यार मुझे जो है 300 रुपए के दिन में मिल रहे हैं, दिन के कितने रुपए मिल रहे हैं? 300। तो अगर मुझे 300 की जगह 1000 रुपये मिलने लग जाए, ठीक है, तो मजे आ जाएंगे। बेटा ये ना छोटी बड़ी हुई मेरी खुद की हिली हुई है तो हम काम चला लेते हैं, बाकी तो हम इंग्लिश में कवर करेंगे इसे ही। तो मान लो 300 रुपीज़ पर डे मिल रहे हैं और वो चाहता है कि मुझे जो है 1000 रुपये मिल जाए, तो उसके लिए तो वही क्या होगा? उसके लिए तो वही होगा डेवलपमेंट। लेकिन एक जो किसान है उसके लिए थोड़ी मतलब इस चीज का, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि मेरा जो अनाज है, मेरा जो अनाज है, आज जो मार्केट में 2500 रुपये क्विंटल जो गेहूं बिक रहे हैं वो बढ़कर 5000 हो जाए, तो उसके लिए तो वही डेवलपमेंट होगा कि हाँ भाई डेवलपमेंट हुआ है। वैसे ही इस पूरी दुनिया जहान में हर लोगों को, हर लोगों का जो नजरिया है डेवलपमेंट को लेकर वो अलग अलग होगा। मेरा डेवलपमेंट को लेकर नजरिया में हो सकता है कि यार मैं एक बार में अगर 10,000 बच्चों को पढ़ा पाया तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार मैंने विकास करा है, लाइफ में डेवलपमेंट करा है। आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि आप सोचो कि अगर मुझे अच्छा स्कूल मिल गया, अगर मुझे बड़ा घर मिल गया, अगर मुझे बड़ी गाड़ी मिल गई तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हर लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको भी अगर हम पढ़ना चाहें, और यहां पर लिखा भी है, देखो, वाई डिफरेंट पीपल, क्यों अलग अलग लोग?
हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। क्यों अलग अलग लोगों के नज़रिए में डेवलपमेंट का जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गोल्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो गोल्स जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, है ना। तो विकास के जो उद्देश्य होते हैं सब लोगों के लिए अलग अलग क्यों होते हैं? तो पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। हमें पता है कि हर लोगों का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खुद का बिजनेस कर रहा है। तो हमने पढ़ा कि पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हैव डिफरेंट नीड्स, और ज़रूरतें भी सभी की अलग अलग होती है ना। एक व्यक्ति को अगर डेली खाना मिल रहा है और दाल मिल रही है तो वो सोचेगा मुझे पनीर मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो सोच रहा है जैसे जैसे मुझे 2 रोटी मिल जाए। तो सोचो ना, डेवलपमेंट का दोनों का नजरिया अलग है। एक को खाना मिल रहा है, उसको लगता है मुझे खाना और अच्छा मिलना चाहिए। एक को खाना नहीं मिल रहा तो वो सोच रहा है किसी तरह से मुझे खाना मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए। तो इसमें ये लिखा है पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड हैव डिफरेंट नीड्स, सभी की जरूरतें अलग अलग होती है। तो व्हाट इज प्रायोरिटी फॉर वन मे नॉट बी फॉर अनदर। तो किसी एक व्यक्ति की जो प्रायोरिटी है वो दूसरे के लिए हो जरूरी नहीं है। जैसे मेरे को अगर दाल डेली मिल रही है तो मैं सोचूंगा कि यार मुझे तो दाल से मतलब, मुझे दाल नहीं कुछ अच्छी सब्जी चाहिए। तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो अलग है। और आपको मान लो खाना ही नहीं मिल रहा है, घर वाले खाने को दे ही नहीं रहे क्योंकि आप लायक भी नहीं हो, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, तो आपको तो किसी तरह 2 रोटी दे दो भैया तो काम हो जाए। तो हम दोनों के लिए जो है प्रायोरिटी अलग अलग हो गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे भी रखा है और लैंडलेस लेबर 6 more days ऑफ वर्क। अगर किसी के पास जमीन नहीं है व्यक्ति के पास, और जो मजदूर है वो चाहेगा कि मुझे तो अधिक से अधिक जो है काम के दिन मिल जाए, है ना। गांव में क्या होता है कि जब सीजन चल रहा है खेती में तब तो उनको नौकरी मिल गई, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म हुआ, सीजन का मतलब यहाँ पर है जब काम चल रहा होता है, जैसे गर्मी आ गई, अभी गर्मियों में क्या रहेगी, कोई फसल तो रहेगी नहीं, तो ऐसे में जो है लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो तो यही चाहेंगे कि यार गर्मियों में भी काम मिल जाए। वाइल द प्रोस्पेरस फार्मर, जो कि बड़े किसान होते हैं, समृद्ध किसान होते हैं, 6 हाई सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स, वो चाहते हैं कि हमारी फसल के प्राइस अच्छे मिल जाए। तो हम कह सकते हैं कि अलग लोगों के नज़र में जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो अभी तक हमने हमने जो है 2 क्वेश्चन समझ लिए हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का अच्छा होना, और बेसिक नेसेसिटीज का होना। ये 3 चीज़ें जब फुलफिल होती है तो उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्या अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है? जी हाँ, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग होता है। आज अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कंट्री को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या है। मैंने आपको बताया था ना अभी पहले क्वेश्चन में कि पर कैपिटा इनकम हम समझेंगे होता क्या है, ये अलग से क्वेश्चन आता है और इसको बेटा आईएमपी लगा लेना बोर्ड के हिसाब से। पर कैपिटा इनकम होता क्या है समझते बेटा। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आपको 100 चॉकलेट दी क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर आप जो थे 10 लोग थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि 100 चॉकलेट को आप 10 लोगों में कितनी कितनी बटी, हो सकता है किसी ने 20 रखी होगी, हो सकता है किसी ने 30 रखी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक एवरेज निकालना हो, मुझे एक अंदाजा लगाना हो कि यार एक स्टूडेंट ने कितनी चॉकलेट खाई होगी, तो मैं क्या करूंगा, इन 100 चॉकलेट को इसमें बांट दूंगा, मतलब पर पर्सन क्या करूंगा, काट दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर 10 वन जा 10 और 10 10 जा 100, तो मतलब क्या है कि एक व्यक्ति पर, ये 10 लोग थे, ये 10 लोग थे, और ये जो है वो चॉकलेट थी, है ना। तो ये चॉकलेट जो है 100 और लोग 10, तो अगर 10 लोगों ने 100 चॉकलेट खाई होगी तो एक व्यक्ति ने कितनी खाई होगी, तो एक व्यक्ति ने 10 चॉकलेट खाई होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? समझना है ना। तो हम क्या करते हैं कि टोटल चॉकलेट कितनी है, वैसे ही जब हम पर कैपिटा इनकम निकालनी हो, इनकम का मतलब समझते हो ना, पैसा आना, तुम्हारे घर पे कितना पैसा आ रहा है वो तुम्हारे घर की इनकम है ना। तो उसको बोलते हैं हम इनकम। और पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति, तो देश में जितने भी लोग हैं उन पर पर्सन पर कितनी इनकम एक साल के अंदर आई है, तो उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। वो पता कैसे लगाते हैं हम सब, जैसे कि हमारे देश में जो इनकम, हमारा जो भारत देश है उसने एक साल के अंदर, मान लो वैसे तो लाखों करोड़ों में पैसे आते हैं हमारे देश में, पर मान लो एक साल के अंदर हमारे देश ने 100 रुपए कमाए, तो हमारे जो 100 रुपए एक देश में एक साल के अंदर कमाए तो वो होती है बेटा नेशनल इनकम। याद रखना, हमारे देश ने एक साल के अंदर कितने पैसे कमाए उसी को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है सर, समझ में आया। अब
उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे देश में टोटल जनसंख्या कितनी है। जैसे मान लो 10 लोग हैं हमारे देश में, तो अब मुझे इससे क्या पता चलेगा, मुझे इससे पता चलेगा कि अगर 100 रुपए 10 लोगों में बढ़ गए तो एक लोग पर कितने पैसे गए होंगे, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो वही 10 एकम 10 और 10 टाइम करेंगे तो 10, मतलब हर व्यक्ति के पास 10 रुपए आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस फॉर्मूले से हम जो है पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, और उसी के लिए जो है पर कैपिटा इनकम इसी को कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं बेटा, टोटल नेशनल इनकम जो होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे? तो टोटल पॉपुलेशन से। बताया ना मैंने अभी आपको करके कि एक देश के अंदर एक साल के अंदर जितने भी पैसे आए उसको हमने बोला नेशनल इनकम। अब उसको जितने भी हमारे देश में जनसंख्या है उसमें बांट दो, तो पता चल जाता है कि एक व्यक्ति के पास कितने पैसे गए होंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम। जैसे कि हमारे देश में मान लो बेटा 50 रुपए आए एक साल के अंदर, तो वो 50 रुपए हमारे देश की नेशनल इनकम। अब उनको हमने 5 लोगों में बांट दिया। अब 50 को 5 लोगों में बांटेंगे तो 10, मतलब क्या है, एक लोग पर 10 रुपए आए, तो 2 लोग पर 20 रुपए, तो 3 लोगों पर 30, तो 4 लोगों पर 40, तो 5 लोगों पर 50। तो यही तो बात थी, देखो 5 लोग थे 50 रुपए थे, तो ये प्रूफ भी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा आपको? तो इसी को बोलते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला आप चाहो तो क्या लिखना ही है बेटा, बोर्ड है हमारी तो ये आपको उतारना ही है, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। पर बेटा पर कैपिटा इनकम में एक इशू रहता है, वो आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम जितनी भी होती है उसको सबको जोड़ लेते हैं। पर एक बात याद रखना, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो हमें एक देश की नेशनल इनकम निकालनी है, तो मैंने जो है हमारे देश की नेशनल इनकम थी, मैंने आपको पहले बताया था, हम 100 रुपये मान लेते हैं ना, ज़्यादा 1000 करोड़ मानेंगे उसको हम गिनेंगे कैसे, तो 100 रुपये मान लेते हैं। तो 100 रुपये में से मान लो प्रदीप सर ने 10 रुपये कमाए थे, ठीक है, आपने तो और कुछ नहीं कमाया, आप तो जीरो ही कमाओगे। फिर किसी और ने मान लो 20 रुपये कमाए, फिर किसी और ने मान लो 10 रुपये कमाए, और फिर किसी और ने मान लो 60 रुपये कमाए। अब मैंने 10 कमाए, किसी ने तो कमाए भी नहीं, किसी ने 20 कमाए, किसी ने 10 कमाए, और एक व्यक्ति ने 60 कमाए। ये मान लेते हैं हमारे देश के मुकेश अंबानी साहब हैं। मुकेश अंबानी साहब है, इन्होंने तो बहुत पैसे कमा लिए। अब कमाए सब ने मिलकर और बढ़ गए 5 लोगों में, तो 5 लोगों में जब बटे तो 1 2 3 4 5 लोगों ने, तो 5 लोगों में एक बात याद रखना, एक तो 4 लोगों ने कमाए थे, एक ने तो कमाया नहीं था, फिर भी उसमें बढ़ गए। दूसरा, मैंने तो 10 ही कमाए थे, फिर भी मेरे में ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब सबको बांटा जाएगा तो ज्यादा निकल के आ जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? तो पर कैपिटा इनकम ना, जो इनकम आती है कि भाई हमारे देश में पर कैपिटा इनकम 10,000 है 20,000 है, वो रियल में नहीं होती, क्योंकि उस इनकम का जो हिस्सा होता है, बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी कमाते हैं, उसको भी हम बांट देते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि सर फिर ये पर कैपिटा इनकम हम निकालते क्यों हैं? तो पर कैपिटा इनकम निकालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दो देशों के बीच में कंपैरिजन हो जाता है ना। क्योंकि हमारे देश में भले इनकम किसी ने भी कमाई हो, लेकिन वो इनकम तो हमारे देश के अंदर की ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर चली जाएगी। इसलिए हम दो देश को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम निकाल देते हैं। बाकी रियल में इसका जो है कोई कनेक्शन नहीं होता है ना, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि इसमें ना जो है ना एक एरर कह सकते हैं हम इसको, इसका एरर कह सकते हैं कि क्या रहता है कि जो सब लोग कमाते हैं, एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा कमाए तो भी बढ़ गया, एक व्यक्ति ने कुछ नहीं कमाया तो भी बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये होती है बेटा पर कैपिटा इनकम। तो अब हम समझ लेते हैं पर कैपिटा इनकम होती क्या है। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्यों बोला गया है? क्योंकि जितनी भी इनकम होती है उन हर लोग में बांट दिया जाता है, तो एवरेज इनकम कहते हैं उसको। तो ये याद रखना, पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो टोटल इनकम होती है उसका डिवाइड करना पड़ता है, किससे? तो टोटल कंट्री ऑफ द पॉपुलेशन, ये रही। और ये फॉर्मूला टोटल नेशनल ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। पर कैपिटा इनकम का जो फायदा है वो क्या होता है कि जगहों को कंपेयर करना आसान होता है। जैसे कि जरूरी है तो देश को ही, देश के अंदर जैसे इंडिया ही है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हमें डेवलपमेंट देखना होता है। हम बोलेंगे यार उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है और मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो स्टेट है, राज्य है, उसकी कंडीशन अच्छी है। आ रहा है समझ में? इसलिए पर कैपिटा इनकम जो होता है दो पॉलिटिकल रीजन्स को, है ना, कंपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, नाउ हमारा एक क्वेश्चन है
वर्ल्ड बैंक ने कंट्रियों को कैसे बांट रखा है तो इस पे तो ये जो थ्योरेटिकल, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम। पहली बात तो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो पर कैपिटा इनकम का यूज करता है एज द मेन क्राइटेरिया, है ना। मेन क्राइटेरिया मतलब मेन जो मुख्य अलग करने का जो एक तरीके से जो इंडिकेटर है, उस पर वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को मानता है। कंट्रीज विथ हायर पर कैपिटा इनकम, और जिस देश की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, आर कॉल्ड रिच कंट्री, वाइल द दोस विथ लो पर कैपिटा इनकम, और वो देश जिनके पर कैपिटा इनकम कम होती है उसको हम बोलते हैं लो इनकम कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक ने कंट्रियों को दो हिस्सों में बांट रखा है, हायर पर कैपिटा इनकम, लोअर पर कैपिटा इनकम। अगर कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है तो उसको रिच कंट्री माना जाता है, और किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर अच्छी नहीं है, कम है, तो उसको जो है पुअर या लो पर कैपिटा इनकम या लो इनकम कंट्री जो है कहा जाता है। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है आपको कवर करने हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ लिया होगा। उसके बाद हम अगर बढ़े तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और लिटरेसी रेट क्या होता है। पहली बात, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है उसको हम समझते हैं। देखो एक टर्म आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन बेटा। इन्फेंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक शिशु, है ना। 1 साल से छोटा बच्चा जनरली जो होता है उसको इन्फेंट हम कह सकते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, है ना। जो 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे मर जाते हैं उसको बोलते, उस रेट को है ना, कितने बच्चे मर गए, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये हम क्यों करते हैं? देखो बेटा, हम डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और किसी भी देश का हमें डेवलपमेंट की कंडीशन देखनी है, तो हम देखेंगे यार वहाँ का, मैंने बोला था ना आपको, वहाँ की हेल्थ सेक्टर कैसा है, वहाँ का जो हॉस्पिटल की कंडीशन वो कैसी है। और किसी देश का हेल्थ सेक्टर अच्छा है, वहाँ का खाना पीना अच्छा है, तो वहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है, जो छोटे छोटे बच्चे वो मरेंगे नहीं। क्योंकि पहली बात तो जो माँ है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, तो पहली बात तो बच्चा डेवलपमेंट अच्छा होगा। दूसरा, अगर बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ समस्या है, कुछ बीमारी है, तो फिर उसको हॉस्पिटल अच्छा मिल जाएगा, तो भी वो बच जाएगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ की हेल्थ सेक्टर की कंडीशंस क्या है। इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम जो है डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को निकाला कैसे जाता है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को निकाला जाता है कि पर 1000 बच्चों पर, देखो पूरे देश में तो इतना बड़ा देश है तो हम पता नहीं कर सकते कि पूरे देश में कितने बच्चे ने जन्म लिया और कितने बच्चे मर गए होंगे, है ना। गिनना चाहेंगे भी तो हमने 2 मोहल्ले गिने और तीसरे मोहल्ले में गए, इतने में पहले मोहल्ले में वापस जो है एक डिलीवरी हो जाएगी, एक बच्चा जन्म ले लेगा, क्योंकि बेटा इंडिया है, हम एक ही चीज में तो सबसे आगे हैं, वो है पॉपुलेशन। तो हम ऐसे तो गिन नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, सर्वे कर लेते हैं। सर्वे से हमें अंदाजा हो जाएगा, और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे सर्वे करे होंगे, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 1000 बच्चे। ऐसे देश के कोने 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 पर हजार हजार बच्चे की लिस्ट निकाली, उस पर यह देखा कि इन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जो है 1 साल से पहले ही एक्सपायर डेथ हो गए उनकी, है ना, एक्सपायर हो गए। तो गवर्नमेंट ने ऐसे सैंपल लिए देश के अलग अलग कोनों से। तो देश के अलग अलग कोनों से जो सैंपल लिए वो हजार हजार बच्चों से लिए। अब हजार हजार बच्चे से सैंपल लिए और उन्होंने देखा कि यार पर 1000 बच्चे में मान लो 5 बच्चे मर गए। तो उन्होंने बोला कि यार हर हर 1000 पर 5 बच्चे जो है एक्सपायर हो गए, तो इसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला गया। तो आया समझ में आपको? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, शिशु मृत्यु दर जो होता है, वो 1000 बच्चों पर ही देखा जाता है। पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो 1 साल से छोटा बच्चा हो उसी पर यह लागू होता है। तो यहां पर अगर हम पढ़ें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, जो कि डेथ हो गई जिनकी, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल को पार करने से पहले ही, एज द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन, मतलब 1000 बच्चों ने जो जन्म लिया था उस पर कितने बच्चे मर गए या उनकी डेथ हो गई, बोर्न इन पर्टिकुलर ईयर, उसी साल में, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, ऐसा ना हो कि 2026 27 28 को मिक्स कर लिया, 1 साल के अंदर, उसी साल के अंदर, 1 साल के अंदर, तभी जो है हम उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, जो मैंने बोला था, है ना, पर पर थाउजेंड चिल्ड्रन। इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा? अबे एक सेकेंड बेटा, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पर 1000 लाइव चिल्ड्रन
बाय डेथ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो सकता है उसका कि कितने बच्चे जन्मे थे पर थाउजेंड, मतलब 1000 पर, और कितनों की जो है डेथ हो गई, तो उसी को जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो आपको ये कवर करना है। अब नाउ डिफाइंड लिटरेसी रेट क्या होता है। अब लिटरेसी रेट हमें समझना हो अगर, तो लिटरेसी रेट, लिटरेसी का मतलब पता है ना क्या होता है, शिक्षा, एजुकेशन, है ना। उसके लिए जो हम इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं लिटरेसी, तो शिक्षा या एजुकेशन को ही हम इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं लिटरेसी। और रेट का मतलब यहां पर है कि परसेंट निकालना, रेट का मतलब होता है परसेंट निकालना। अब ये लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कितना परसेंट लोग हमारे देश में पढ़े लिखे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट 90% है, मतलब हम कह सकते हैं कि 90% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। हमारे भारत देश में मान लो 85% लोग जो लिटरेट हैं। तो ये जो परसेंट निकालना होता है उसी को हम लिटरेसी रेट कहते हैं। अब नाउ लिटरेसी रेट होता क्या है और गवर्नमेंट कैसे पता करती है कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन पढ़ा लिखा नहीं है। तो इंडिया में बेटा हर व्यक्ति जो 7 साल से बड़ा हो, 7+ हो, पहली कंडीशन याद रखेंगे क्या, जो 7 ईयर मोर देन से ज्यादा, मोर देन 7 ईयर ओल्ड। दूसरा, वो जो व्यक्ति है 7 साल से बड़ा, वो किसी एक लैंग्वेज को, एक भाषा को, लैंग्वेज है ना में रीडिंग यानी पढ़ना, क्या कर रहा हूं बे, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों कर सकता है किसी एक लैंग्वेज में। देखो पहली कंडीशन 7 साल से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन किसी एक लैंग्वेज में वो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, मतलब लिख सकता है और पढ़ सकता है। लेकिन हमारे देश में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, तो कौन सी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, हमारे संविधान में बताया गया है कि जो भी 22 भाषाएं दर्ज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 22 लैंग्वेज जो रजिस्टर्ड है, उनमें से 22 लैंग्वेज में से किसी एक भाषा में पढ़ना और लिखना कोई व्यक्ति अगर जानता है, रीड और राइट कर सकता है, बेटा याद रखना, रीड एंड राइट का काम जो है कर सकता है, तो उसको हमारे देश में लिटरेट यानी पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। भले ही उसने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो अलग बात है, हमारे देश में तो वही पढ़ा लिखा कंसिडर करा जाएगा। तो मेरी नज़र में तो नहीं होगा, बट हमारे देश की नज़र में है तो हम उसको मान लेते हैं, है ना। तो डिफाइन लिटरेसी रेट क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिटरेसी रेट इज अ मेजर प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन, कि कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं, उसका रेट हमें प्रोपोर्शन मतलब उसका रेशियो हमें निकाल के देता है। इन द 7 ईयर एंड अबव एज ग्रुप, जो 7 साल या उससे बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, उसी पर ये जो है लिटरेसी रेट हम लागू करते हैं। इट इज़ की इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, और ये बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है सोशल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पढ़ाई कितनी जरूरी हमें पता है एक समाज को विकास करने के लिए ना। इंडिकेटर का मतलब होता है बेटा जो बताता है, इंडिकेट करता है ना, जैसे बाइक में इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो इंडिकेटर का मतलब ही होता है कुछ चीज़ें बताना। तो जैसे कि पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है देश में, तो वो लिटरेसी रेट एक इंडिकेटर हो गया। किसी देश का हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा है, तो हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक इंडिकेटर हो गया। तो ऐसे इंडिकेटर हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ चीज़ें बताती है ना, उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा। तो लिटरेसी रेट भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि सोशल डेवलपमेंट कितना अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये होता है लिटरेसी रेट, हमने इसको भी समझ लिया। और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। अब नेट अटेंडेंस मतलब वही हमारे स्कूल वाले अटेंडेंस की यहाँ पर बात हो रही है, अटेंडेंस। और नेट अटेंडेंस रेशियो को मतलब तो सरकार क्या होती है कि देश में क्या हो रहा है उसका पता रखती है। तो ये सरकार का काम होता है कि कितने बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जा पा रहे हैं। तो इसलिए सरकार इस आंकड़े को अपने पास रखने के लिए एक रेशियो निकालती है जिसको नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है अगर उसको समझना चाहो तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 14 एंड 50 ईयर। क्या बोला बेटा, 14 से लेकर 15 की उम्र में, 1 साल है ना, 14 से 15 के बीच वाले अटेंडिंग स्कूल, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। जैसे कि 14 से 15 की उम्र में हमारे
देश में मान लो 2000 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से बच्चे कितने जा रहे हैं, तो हमने बोला कि सिर्फ 1000 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, 1/2। इसका मतलब ये है कि 2000 बच्चों में से सिर्फ 1000 बच्चे जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि 50% बच्चे ही जो है स्कूल जा पा रहे हैं। 2:1 का मतलब क्या होता है, 50% बच्चे ही जो स्कूल जा पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे टोटल 10,000 थे लेकिन जा 1,000 रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसी को जो है नेट अटेंडेंस रेशियो कहती है। देखो, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 14 एंड 15। 14 और 15 की एज में जितने बच्चे स्कूल जाते हैं इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जो भी टोटल चिल्ड्रन है हमारे देश में सेम एज ग्रुप, उसमें से जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, और उसी रेशियो को हम जो है नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। तो आई होप हमने को ये भी जो समझ में आ गया होगा। तो बस आज की क्लास यही थी, यहीं पर हमारा जो है लेक्चर होता है ख़त्म। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कवर करा होगा। और यकीन मानिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बोर्ड्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये मेरी गारंटी है कि जो हम पढ़ेंगे उससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। तो बस आप मन लगाकर पढ़िए, फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू बच्चों।